आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए। अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। पोलियो टीकाकरण और उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं चेयरमैन रोटरी इंटरनेशनल इंडिया नेशनल पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन दीपक कपूर से। सन 2011 से हमारा देश पोलियो मुक्त है। भारत में पोलियो का अंतिम केस 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुआ था, जब रुखसार नाम की बच्ची को पोलियो हो गया। पिछले 14 वर्ष से भारत ने पोलियो को अपने दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया और ये पॉसिबल हुआ केवल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन से। किंतु आज भी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो का प्रकोप जारी है। पिछले वर्ष भारत में 9 लाख से अधिक 0 डोज बच्चे पाए गए, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें नियमित टीकाकरण के अंतर्गत एक भी खुराक नहीं मिली। इनमें पोलियो भी शामिल है, पोलियो की भी खुराक नहीं मिली। ऐसे बच्चे कभी भी पोलियो के शिकार बन सकते हैं और इन बच्चों से पोलियो और बच्चों को भी फैल सकता है। ऐसे माहौल में भारत में एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। यदि एक भी बच्चे की एक भी पोलियो की खुराक छूटी तो वो बच्चा पोलियो से सुरक्षित नहीं होगा और जब तक विश्व में एक भी बच्चा पोलियोग्रस्त है तो दुनिया में कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हर बच्चे को अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रूटीन इम्यूनाइजेशन के टीके लगवाने जरूर ले जाएं। याद रखिए, अगर एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा का चक्र टूटा। अभी आप दीपक कपूर, चेयरमैन रोटरी इंटरनेशनल इंडिया नेशनल पोलियो क्लब कमेटी से जानकारी प्राप्त कर रहे थे विश्व पोलियो दिवस पर। श्रोताओं, 11 अक्टूबर को दिल्ली में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एलर्जी अप्लाइड इम्यूनोलॉजी दिल्ली चैप्टर द्वारा पीडियाट्रिक एलर्जी एसोसिएशन दिल्ली के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम फ्रॉम माइल्स टू माइलस्टोन्स एडवांसिंग एलर्जी केयर थीम पर केंद्रित 13th ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन के बारे में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में पेड एलरकॉन 2025 के चेयरपर्सन डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया। देखिए, एलर्जी जो है ये एक बहुत तेजी से फैलती हुई तकलीफ है जो आजकल के समय में काफी तेजी से फैल रही है। बच्चों या बड़ों किसी को भी प्रभावित करती है, लेकिन बच्चों के अंदर ये बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसकी शुरुआत ही बचपन से बच्चों से होती है और इसकी जागरूकता के लिए सभी लोग इसको जान पाएं, इसको पहचान पाएं, इसके लक्षणों को पकड़ पाएं और ऐसी स्थिति के अंदर वो जल्दी जानकार चिकित्सक से उसके लिए परामर्श ले पाएं, उसके लिए जानकारी ले पाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमारी जो संस्था है, जो नेशनल संस्था है IAP एलर्जी एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी चैप्टर के नाम से, तो ये संस्था का ये एक सालाना कॉन्फ्रेंस है जिसको हम पेड एलरकॉन के नाम से जानते हैं। ये 13वां साल है, इसका 13th एडिशन है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़े पैमाने पे, ग्लोबल पैमाने पे, वैश्विक पैमाने पे ये पहली बार हो रहा है। हमारे इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 10 देशों से लोगों ने भाग लिया है, जिसमें लगभग 1000 से ऊपर की हमारी संख्या है। ये जो लोग हैं ये अलग अलग विभागों से, जैसे बच्चों के विभाग से छाती रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ या और कोई भी ऐसे चिकित्सक जो एलर्जी या एलर्जी के मरीजों को देखते हैं और उनके पास ये मरीज आते हैं, उनके इलाज से संबंधित सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं और सभी एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में जो अपनी नॉलेज है उसको बांट रहे हैं, जिससे कि इस पूरी एलर्जी की तकलीफ से हम एकजुट होके मिलके
उसके साथ मुकाबला कर सकें और आगे आने वाले समय में उसका किसी तरीके से बचाव कर सकें। 11 अक्टूबर 2025 ये एक ऐसा दिन है जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण नई चीज़ें, नई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम नेशनल एलर्जी डे, ये एक ऐसी घोषणा है जो हमारी संस्था ने आज की है, जिसके माध्यम से हम हर साल इस दिन एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर जागरूकता फैलाना चाहेंगे, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटी के अंदर, पेशेंट्स में, टीचर्स में, डॉक्टर्स के अंदर, हर जगह के ऊपर में जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि एलर्जी किस माध्यम से फैलती है, उसको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है और उसको किस तरीके से कदम उठाए जाएं कि उसको ठीक रखा जा सकता है, कैसे हमारे बच्चे जो हैं उनको उससे बचाव करें। तो ये पहली घोषणा है जो हमने की है, जिसको नेशनल एलर्जी डे कहते हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमें ये समझना है कि एलर्जी एक तकलीफ है और एलर्जी एक बीमारी है जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। एलर्जी तेजी से फैल रही है, स्पेशली जिस तरीके से हमारा खाना पीना, रहना सहना बदल रहा है, देश की हवा के अंदर पॉल्यूशन आ रहा है, इन सब चीजों के साथ में इन्फेक्शंस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कीटाणु की चीजें कम हो रही हैं, एलर्जी की समस्याएं बढ़ रही हैं। हर दूसरा बच्चा, हर तीसरा बच्चा आपको छींकता हुआ, खांसता हुआ, सांस फूलता हुआ, कभी कहते हैं कि दिवाली के समय के अंदर पटाखे ना फोड़िए, लोगों की सांस फूलती है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं एलर्जी के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये सब चीजों को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, किस तरीके से हवा में बदलाव कर सकते हैं, खाने पीने में बदलाव कर सकते हैं, अपने बच्चों को क्या हेल्दी हैबिट सिखा सकते हैं, उन सब चीजों को हम करना चाहते हैं और उसी के स्वरूप हमने ये एक्शंस लिए हैं। इस आयोजन में आमंत्रित डॉक्टर रुचि गुप्ता, निदेशक CFAAR, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, शिकागो। हमेशा से मुझे यहाँ पर काम करना था। मैं यहाँ पैदा हुई थी, मेरा दिल यहाँ है इंडिया में, और अब मैं USA में काम करती हूँ और फूड एलर्जी स्टडी करती हूँ, और अब इंडिया लीडर बन गया और हम साथ में डिस्कवर कर सकते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ करें, हम खाना जो बच्चे को खाना है जल्दी हम देर से खिला रहे हैं। 6 महीने के बाद ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी में हो रही है, हमारा खाना भी प्रोसेस्ड है, इतना केमिकल्स है, तो ये सारी चीज़ें एलर्जी ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। IADR एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें देश विदेश के कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। आप हैं ISDR IADR 2025 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल रिसर्च एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे संसार में जो ओरल, डेंटल और क्रेनियोफेशियल रिसर्च के मिशन को जो है बढ़ाती है, और इसके पूरे संसार में बहुत सारी डिविजन्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। इंडिया एशिया पैसिफिक का पार्ट है और ये एशिया पैसिफिक की IADR की जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ दिल्ली में 3 दिन की है। इसमें लगभग 21 कंट्रीज के डॉक्टर्स अपनी रिसर्च और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं। आज ओरल हेल्थ और ओरल रिसर्च पे पूरे संसार में बहुत फोकस है, क्योंकि पिछले दिनों में हम देखने में आ रहे हैं कि जो NCDs हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं और उसमें ओरल डिजीजेज भी उसका भी एक अहम पार्ट है। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ओरल डिजीजेस का जो सिस्टमिक कंडीशन है उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक है। ये एक 2 वे कनेक्ट है कि ओरल डिजीजेस से सिस्टमिक कंडीशन हो सकती हैं और या उसको वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो जो अनुसंधान है, बहुत सारी रिसर्च है, इससे ज्ञात हुआ है कि ओरल कंडीशंस भी जो हैं वो बहुत सारी जो सीरियस सिस्टमिक कंडीशंस हैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। कुल मिला के यहाँ लगभग 500 डेलीगेट्स हैं 21 कंट्रीज से, और लगभग 150 हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर की कंट्री से हैं। और जो आज के दौर में जो डिफरेंट एरियाज में जो रिसर्च हो रही है उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें, कैसे कोलैबोरेट करें, किस तरह की सिनर्जी हम बनाएं, ताकि एक टेक्नोलॉजी और रिसर्च ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि ये जो 3.7 मिलियन लोग हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो अनट्रीटेड ओरल डिजीजेस से ग्रस्त हैं, तो उनको किस तरह से, क्योंकि उसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो बहुत ही विशाल रिसोर्सेज हमें चाहिए, हायर करना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा, बहुत धन लगेगा। तो एक ही रास्ता
व्यवस्था है कि किस तरह से हम रिसर्च के द्वारा इसको हम ट्रांसलेशनल करें, ताकि जो है पेशेंट को हम बहुत सारी जो ओरल डिजीजेज हैं उससे मुक्ति दिला सकें, उनको प्रिवेंट कर सकें और उनको बढ़ने से रोका जाए। और किस तरह से टेक्नोलॉजी और अनुसंधान का एक मिश्रण है जिससे हम ये बहुत बड़ा जो समस्या है इससे हम छुटकारा पा सकें। So I'm Christopher Fox, the CEO of the International Association for Dental Research. We are an international body based in the United States, and we have divisions all over the world, including in India. And this meeting is our Indian division meeting, IADR. But in addition to that, it's also all of the divisions of the Asia-Pacific region coming together and sharing their science. And it's really important to not only have the scientific diversity at these type of meetings, but also the international diversity, because that's the way to move team science forward, is forming the collaborations across borders. 5 अक्टूबर को दिल्ली में समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च द्वारा कैंसर जन जागरूकता का आयोजन किया गया। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट। चेयरमैन प्रफुल्ल कुमार ने बताया, हर साल की तरह इस बार भी समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च पिंकोमेनिया के नाम से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए यह कार्यक्रम कर रही है। सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहूँगा कि कैंसर कोई भी हो वो जानलेवा तभी होता है जब उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट न किया जाए। हमारी संस्था जो 2013 के 29 दिसंबर से कार्यरत है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए। अक्टूबर का महीना संपूर्ण विश्व में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन तक यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी शरीर में अगर बदलाव हो, चाहे वो ओरल कैंसर के रूप में बदलाव आपके मुख में लगे, ब्रेस्ट कैंसर के रूप में ये बदलाव ब्रेस्ट में महसूस हो, या शरीर के किसी भी अंग में, तो अगर उसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में कामयाब होते हैं तो आप यकीन मानिए कैंसर इज़ नॉट अ पासपोर्ट टू डेथ, बल्कि इसका ट्रीटमेंट 100% संभव है और एक आम व्यक्ति की तरह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं दिलीप कुमार पाठक समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे, और अक्टूबर में पूरा महीना पिंकोमेनिया के रूप में मनाते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर पे आधारित है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है, अगर जागरूकता फैलाया जाए तो ये कम हो सकता है। इसके लिए जो कुछ कमियां हैं समाज में, जो आज जैसे लाइफ स्टाइल दिनचर्या जो होता है काफ़ी अलग होता है ब्रेस्ट कैंसर, इससे निजात पाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि समय समय पर कुछ आयोजन किया जाए। तो उसी सिलसिले में 5 अक्टूबर को हम एक व्याख्यान करने जा रहे हैं जिसमें इंडिया के जाने माने ब्रेस्ट कैंसर के प्रमुख डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया है। उनसे लोगों को सलाह कैसे अपने जीवन में ब्रेस्ट कैंसर से कैसे इससे दूर रहें, इसके लिए हमने पूरा एक आयोजन किया है जिसमें कुछ कैंसर सर्वाइवर भी होंगे, कुछ फिल्म रिसर्च किए हैं वो चलाएंगे। साथ ही साथ लोगों का जो कुछ प्रश्न है उनका भी एक सेशन 1 घंटे का रखा है कि आप अपना प्रश्न रखें, आप अपना समस्या बताएं और समस्या का हम निदान कैसे कर सकते हैं वो भी हम इसमें बताएंगे। ये आज का प्रमुख विषय है कि जागरूकता फैलाओ, कैंसर भगाओ, क्योंकि कैंसर सुनते ही लोग परेशान हो जाता, पूरा परिवार परेशान हो जाता। उससे मुक्ति पाने के लिए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस अवसर पर कैंसर जन जागरूकता के संदर्भ में एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के दंत रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता गुप्ता ने कहा, ओरल कैविटी तो ऐसी जगह है जहाँ पे हम उसको देख सकते, छाला हो गया है और जो हील नहीं हो रहा है 3 हफ्ते तक, उसकी जांच करवाई जाए, या फिर कहीं लगता है कि सुनपन हो रहा है और स्पेसिफिकली जहाँ पे हमें कुछ आदत है, वो भी कि कुछ किसी भी तरह के नशे का या व्यसन की हमें, इस तरह के मरीजों में बहुत कॉमन होता है। इनफैक्ट हमारे पास 12-12 साल के बच्चे भी आ रहे हैं जिनको डिप्रेशन जो बच्चों में हो रहा है, अलग अलग तरह के रिक्रिएशनल ड्रग्स को अब वो यूज़ करना शुरू कर दिया है। इन लीजन्स को ट्रीट कर दिया जाए तो आप नॉर्मल हो जाते हो, बट इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इट गोज बियॉन्ड इट। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्ट्रोक किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, पर इसे काफी हद तक रोका जा सकता है, इलाज किया जा सकता है और इसे हराया जा सकता है। हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व स्ट्रोक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में स्ट्रोक पर जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को बढ़ावा देना है। स्ट्रोक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नितिन कुमार राय। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं।
स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो कि हमारे कंट्री में इसका जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी इसको हम लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रोक के साथ ये है कि कई बार पेशेंट्स को वो सिम्टम्स ही वो जब तक एनालाइज करते हैं काफ़ी लेट हो चुका रहता है। स्ट्रोक जो है एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर डैमेज होता है। वो डैमेज का कारण हो सकता है कि जो हमारे ब्रेन की जो हमारी नलियां हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, या तो उसके अंदर कोई क्लॉट डिपॉजिट हो जाए जो कि नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे उसके एडजॉइनिंग एरिया जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, मस्तिष्क को सप्लाई करते हैं, उसमें डैमेज आता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर जो ये ब्रेन को जो खून की नलियां सप्लाई कर रही हैं, ये अगर ये फट जाती हैं सो उससे ब्रेन के अंदर रक्त का रिसाव होता है जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। सो स्ट्रोक दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि क्लॉट की वजह से ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है जिससे डैमेज आता है, और दूसरा हेमरेजिक जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के अंदर जो है ब्लीडिंग होने से जिस ब्रेन के एरिया में जहां ब्लीड होता है वहां वो ब्रेन टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। सो ये मेनली स्ट्रोक है और स्ट्रोक हमेशा सडनली प्रेजेंट करता है, इसका प्रेजेंटेशन हमेशा सडन होता है। स्ट्रोक के ढेर सारे कारण हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनको हम डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारण हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि पेशेंट का अगर ओल्ड एज पेशेंट है, पेशेंट के जनरली वी टॉक अबाउट सेक्स, जैसे फीमेल पेशेंट्स में कंपैरेटिवली आफ्टर 75 रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाता है। ओल्ड एज में रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज्यादा रहता है। कुछ पार्टिकुलर रेस हैं और जेनेटिक्स भी है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं जिनके साथ स्ट्रोक एसोसिएटेड होता है। तो ये वैसी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अब कॉमन चीजों की हम बात करते हैं जिन चीजों पे अगर हम उन पे अगर हम टाइमली उन चीजों को कंट्रोल करें तो हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड लेवल बढ़ा होना, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन। सो ये ऐसी चीजें हैं, अगर इन पे हम फोकस करें तो इनको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी को, सो उसको एंटी हाइपरटेंसिव देना है, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है ताकि रोज योगा एक्सरसाइजेस करे, वॉक करे, डाइट में हाई फाइबर होना चाहिए ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। शुगर है उसको हम डाइट से मॉडिफाई करते हैं और शुगर कंट्रोल करने की दवाइयां देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड जो अगर हम हाइपरटेंशन, बीपी की बात करें और ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड प्रेशर और उसके साथ हम डायबिटीज की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के। साथ में ब्लड के अंदर चर्बी का बढ़ा होना, ओबेसिटी होना। सो ये सारी चीजें जो है अगर इन पे हम फोकस करके, अल्कोहल कंजप्शन नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी दवाइयां जैसे कि कोई लोग ड्रग एडिक्ट हैं, कोकीन, एम्फेटामिन और ये सारे ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारे स्ट्रोक को प्रेडिस्पोज करती हैं। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि अगर इन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं, बीपी को, शुगर को, अपने लिपिड लेवल्स को, उसमें आपका भी कुछ मदद होता है और कुछ डॉक्टरों की मदद होती है जिससे इन चीजों को कंट्रोल करे, रेगुलर एक्टिविटी करे जिससे आपकी ओबेसिटी ना हो। सो उससे हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते। स्ट्रोक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहला तो अगर ये ओल्ड एज में इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक ज्यादा रहता है, सो बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, अगर आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ऑफ 50-60 आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, अपने लिपिड लेवल्स देखते रहने हैं। आपको डायबिटीज तो नहीं है, उसके लिए आपको अपने फिजिशियन से रेगुलर चेक कराना है। बाकी आपको रेगुलर योगा एक्सरसाइजेस, वॉक और साथ में अपने डाइट को प्रॉपर रखना है जिसमें घी, तेल, मसाला, नमक ये सब की मात्रा कम हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। और ये सारी चीजें हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद अगर कोई आपको हार्ट के ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट के रिदम की गड़बड़ी उसमें, और या कई बार हमारी जो आर्टरी है ब्लड को सप्लाई करती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके अंदर भी ब्लॉकेज होता है। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है सो उसको कंट्रोल करना और उसके लिए पहले से ही ब्लड थिनर शुरू करना जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में स्ट्रोक के रिस्क को कम किया जाए। स्ट्रोक जैसा कि स्ट्रोक का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है कि स्ट्रोक सडनली आता है,
विदाउट गिविंग एनी प्रीमॉनिटरी कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो स्ट्रोक कहते हैं सडन आते हैं, उसमें ब्रेन के किस एरिया में डैमेज हुआ है उसके हिसाब से सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। जैसे एंटीरियर सर्कुलेशन ब्रेन के आगे के भाग के जो है उसमें अगर स्ट्रोक हो, जैसे कि जनरली जो मोस्ट कॉमन स्ट्रोक्स होते हैं उसमें पेशेंट को एक साइड की कमजोरी आ जाती है, एक दाएं हाथ दाएं पैर की, साथ में फेस में वीकनेस आता है, आवाज का लड़खड़ाना, साथ में अगर सडनली आपको बैलेंस की दिक्कत हो रही है, आपकी आंखों का सडनली विजन चला गया, साथ में कई बार होता है कि बहुत तेज चक्कर आना उल्टी के साथ और बैलेंस में दिक्कत होना। सो ये सारी चीजें जो हैं स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। इसके लिए एक निमोनिक हम याद रखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फास्ट। बी से बैलेंस, ई से आईज में, मतलब अगर बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है, आंख से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड फास्ट विल से एफ इज फेशियल वीकनेस, ए इज आर्म वीकनेस, एस इज स्लरिंग ऑफ स्पीच, आपकी स्पीच में प्रॉब्लम हो रही है, देन इट इज टाइम टू रश। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको, ये जो बी फास्ट के जो सिम्टम हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि जो स्ट्रोक से प्रॉपरली इक्विप्टेड है। क्योंकि अगर आप इसका मैनेजमेंट आप घर में कुछ भी नहीं किया जा सकता, डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रोक किस प्रकार का है, क्या ये क्लॉट की वजह से है या ब्रेन हेमरेज की वजह से, सीटी स्कैन या एमआरआई के बाद ही पता चलता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और बोलूंगा कि जो एक विंडो पीरियड होता है 4.5 घंटे का, जिसके अंदर अगर कोई पेशेंट्स स्ट्रोक के सिम्टम्स हमारे पास लेके आते हैं हॉस्पिटल में, तो उनको क्लॉट डिसॉल्व करने की दवाई दी जाती है, क्योंकि इस दवा का काम 4.5 घंटे के बाद नहीं होता है। सो इस वजह से जितना जल्दी वो दवा दिया जाएगा, पेशेंट की हम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो फ्यूचर में उसके स्ट्रोक से कॉम्प्लिकेशन आने की जो स्थिति है उसको कम कर देते हैं। सो इसी वजह से सारे श्रोताओं से मैं ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई जो स्ट्रोक के सिम्टम मैंने बताएं, अगर कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली अपने नियर बाई इमरजेंसी जहां स्ट्रोक की फैसिलिटी अवेलेबल है जाना है, ताकि वो दवाई 4.5 घंटे के अंदर जो दी जाती है दी जा सके। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगा कि स्ट्रोक प्रिवेंशन में के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रोक आने के रिस्क कम हो जाए। सो अगर आपको पहले तो आप रेगुलर अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी डाइट जो है न्यूट्रिशियस रखें और जिसमें हाई फाइबर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनकी मात्रा ज़्यादा रखें। अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है और लिपिड डिरेंज है तो ये सारी चीज़ें आप अपने फिजिशियन को दिखा के इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें। हार्ट की प्रॉब्लम है, रिदम की इश्यूज़ हैं, उनको मैनेज करें ताकि आपको फ्यूचर में इस जो डेंजरस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है इससे बचाया जा सके। 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व रीढ़ दिवस। इसका उद्देश्य रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रीढ़ की बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये लोगों को अपनी रीढ़ की देखभाल करने, सही मुद्रा बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियों के उपचार की नवीनतम तकनीक, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर HS छाबरा, चीफ ऑफ स्पाइन सर्विसेज, नई दिल्ली से। डॉक्टर छाबरा, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। नमस्कार, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो भी चोट लगती है या इसमें कोई समस्या आती है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो किसी को हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से जो संबंधित हो? एक तो पहले बताना चाहूंगा ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। जुकाम के बाद सबसे कॉमन एलिमेंट कमर का दर्द होता है। तो बट कमर का दर्द या गर्दन का दर्द खाली एक सिम्टम है, अंदर बीमारियां अलग हो सकती हैं। सबसे आम कारण है मैकेनिकल कॉजेस ना, अगर जैसे कि अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम हो, पर कई बार अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, कई बार ट्यूमर भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो जितनी भी आपने तकलीफें बताई, क्या ये सारी क्योरेबल हैं आज की डेट में? जनरली हम सारी मैनेज कर सकते हैं ना, कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि ये किया आप जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। जैसे जुकाम कभी भी हो सकता है, वैसे कमर का दर्द भी हो सकता है। हमें सिम्टम का इलाज करना और दोबारा बार बार तंग ना करे, उसके लिए एक अच्छी जीवन शैली रखनी है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अगर चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स रीजनरेट नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या रहती है? मतलब पहले तो जैसे दर्द का उपचार तो ऑलमोस्ट कॉमन है, बट कारण क्या है
उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका उपचार एंटीबायोटिक से करना है, ज़्यादा दबाव है तो कई बार ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह अगर ट्यूमर है तो उसको देखना है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका इलाज उस हिसाब से करना है। और अक्सर 95 से 97% में सारे इलाज कंजर्वेटिव मीन से ही किए जा सकते हैं, बट 3 से 5% में कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऑपरेट करके स्पाइन स्टेबलाइज करके दबाव हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत आम धारणा है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है और लोग कहते हैं कि नहीं कराया जाए। मतलब एक आम धारणा की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसी धारणा क्यों है? देखिए, टाइम के साथ सारे उपचार डेवलप होते हैं। एक टाइम था जब टीबी का इलाज नहीं होता था, लोग टीबी के कारण मरते थे, है ना। तो अब साइंस मेडिसिन काफ़ी डेवलप कर चुकी है। स्पाइन अपने आप में ही एक स्पेशलिटी बन गई है। पहले वो एक सुपर स्पेशलिटी थी ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोसर्जरी की, बट अब स्पाइन एक अलग से स्पेशलिटी है। रीढ़ की हड्डी का इलाज ठीक से किया जा सकता है अच्छे आउटकम्स के साथ। ये मैं बताना चाहूँगा, हाँ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 3 से 4% में, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है 1-8% में। पर जब ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो ना करने के दुष्परिणाम कहीं ज़्यादा हो सकते हैं ना कि करने के। किया तब जाता है जब ऐसे इलाज ना आ रहा हो, दिक्कत बढ़ती जा रही हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देखनी है और ये भी देखना है कि उसके कारण पैरों में कमजोरी तो नहीं पड़ रही, पेशाब और स्टूल का कंट्रोल तो नहीं जा रहा। तो ये एक मिथ है आज की डेट में। स्पाइन सर्जरी बिल्कुल काफ़ी सेफ है और दो राह पे हैं, या ना कराएं या कराएं। जब जरूरत है तो ना कराने के कहीं ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स और दुष्परिणाम हो सकते हैं। डेली कई ऑपरेशंस आप करते हैं, तो ये भी बताइए कि किस तरह के एडवांसमेंट्स हुए हैं, स्पेशली अगर हम स्पाइनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एडवांसमेंट्स बहुत हैं। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पे बिल्कुल खरा उतरता है। तो वेलनेस पे जोर डालना, ना कि इलाज पे जोर डालना, ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है और इसके बारे अवेयरनेस फैलाई जा रही है। दूसरा, तकलीफ हो तो डायग्नोस्टिक्स बहुत एडवांस हो गई है, चाहे वो इमेजिंग मोडालिटीज़ हों, तरह तरह के MRI हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी असेस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे अगर बोन्स वीक हैं तो डेक्सा स्कैन है, पेट स्कैन है, होल बॉडी CT स्कैन होता है। तो एक डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, नई दवाइयाँ, नए तरह के उपचार, रिहैबिलिटेशन की टेक्निक्स, वो भी बहुत एडवांस कर गई। जैसे बताया 3 से 5% में अगर सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो वो भी, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें जब ऑपरेशन होता है तो उस समय उसके पूरे दौरान हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो उसी समय उसको मैनेज किया जा सके। एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं। आपकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें आप जब ऑपरेट करते हैं तो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्लान कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही आप एक CT स्कैन कर सकते हैं वो आर्म से। आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल प्रिसीजन से डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी एडवांस टेक्निक्स हैं। हाँ, जैसे कि बताया था, अगर चोट लगने से पैरालाइज हो जाते हैं स्पाइनल इंजरी से, तो उसमें भी प्री हॉस्पिटल केयर से लेके साइट पे एक्सीडेंट के क्या मैनेज करना है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, साइकोसोशल, सेक्सुअल, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन क्या है। एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे कि फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ऐसी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन में भी यूज होती हैं। और कम्युनिटी में वापस लाने के लिए एडवांस्ड व्हील चेयर्स, मतलब कई डिवाइसेस जिससे पैरालाइज्ड लोग भी साधारण जिंदगी में वापस आ सकें। तो अब कहते हैं कि चाहे वो स्पाइनल इंजरी भी हो तो लाइफ आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन बी हैप्पी, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो ये एडवांसमेंट्स हम इस स्टेज पे ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये और साथ में बताइए कि जब इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद कितना समय लगता है मरीज को रिकूप होने में? अब तो जैसे हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो शाम को ही खड़ा करके चला के डे केयर की तरह सर्जरी कर सकते हैं, उसी दिन घर भी भेज सकते हैं। अच्छा, है ना। अगर हमें ज़्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़े ट्रेडिशनल टेक्निक से
तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में उनको घर भी भेज देते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे स्पाइनल इंजरी हो तो ना खाली सर्जरी जरूरी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस अगर इंडिविजुअल पैरालाइज्ड है तो किस लेवल की इंजरी है उसके हिसाब से 6 हफ्तों से लेके 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं वो रिहैबिलिटेशन में, ताकि हम उनको, चाहे उनमें पैरालिसिस भी हो तो उनको हम एक सक्षम जिंदगी में, साकार जिंदगी में वापस ला सकें। थैंक यू सर। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।